हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। ओके, अब नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केमिकली कैसे होती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स में जो सेल्स होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, लीव्स के पत्तों के सेल में जो क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है जो एटमॉस्फेयर में होता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ओके, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, यानी कि आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट यानी कि क्लोरोफिल में प्रोसेस करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। फिर यहाँ आपको फिगर 1.2 में दिखाया गया है कि स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ पे होता है, लीफ में। इस ब्लू वाले जो सर्कल है वहाँ पर आपको स्टोमेटा दिया गया है और स्टोमेटा के गार्ड सेल्स और स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के, वो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के रूप में पत्तों में सेव होता है, स्टोर होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स यानी कि पत्तों में जो स्टार्च की प्रेजेंस होती है वो क्या बताती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इस प्लांट में हुई है। ठीक है, एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and other in the sunlight। यानी कि आपको दो सेम काइंड के प्लांट्स लेने हैं और एक प्लांट को डार्क रूम में रखना है 72 आवर्स के लिए और दूसरे प्लांट को सनलाइट में रखना है। परफॉर्म द आयोडाइन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में ये वाली पूरी जो प्रैक्टिकल है वो की होगी। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again in its leaf. Record your observation in your notebook. Okay, उसका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आपको नीचे के पैराग्राफ में समझाया गया है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि सिर्फ ग्रीन कलर के पत्तों में भी क्लोरोफिल होता है ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बाकी के कलर वाले पत्तों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also, यानी कि सिर्फ हरे रंग के पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बाकी रंग के पत्तों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो पत्ते भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, You often see slimy green patches in ponds और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, यानी कि आपने पॉन्ड्स या फिर रिवर में ऊपर तैरते हुए ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड आल्गी। आल्गी नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, जो पॉन्ड्स या फिर रिवर में आपको देखने को मिलते हैं। कैन यू गेस वाई आल्गी आर ग्रीन इन कलर? आल्गी जो होती है वो क्यों ग्रीन कलर की होती है, पानी की सरफेस पे आपको क्यों ग्रीन कलर की आल्गी देखने को मिलती है? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, क्योंकि वो जो आल्गी होती है वो भी क्लोरोफिल को कंटेन करती है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन दिखता है। आल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये जो आल्गी होती है वो भी अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी फूड अपना बना सकता है। ठीक है, यू हैव जस्ट लर्नड that plants synthesize carbohydrates
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किससे बने हुए होते हैं? पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। इस तीनों को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बनाते बल्कि अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बनाते हैं, बाकी का फूड भी बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा फूड जो होता है वो भी बनाते हैं। टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जैसे कि प्लांट्स में आपको प्रोटीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो प्रोटीन है वो क्या है? एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन होता है। अब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलता है, तो फिर ये नाइट्रोजन कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? Recall that nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air. अब आप फिर से सोचिए कि आपने आगे पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट होता है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स एब्जर्व नहीं कर पाते, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जर्व करते हैं। तो फिर उसे नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया टू कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब सॉइल यानी कि ज़मीन के अंदर एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ले लेता है और उसे गैसियस फॉर्म में से कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्म में बना देता है ज़मीन के अंदर जो कि प्लांट यूज़ कर सके। ओके, वो क्या करेगा? बैक्टीरिया कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। ओके, गैसियस फॉर्म यानी कि एयर में जो नाइट्रोजन होगा उसको कन्वर्ट करेगा ताकि प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर से नाइट्रोजन यूज़ कर सके अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, These soluble forms are absorbed by the plants along with water. ये पानी के साथ साथ अपने रूट्स के जरिए प्लांट नाइट्रोजन भी एब्जॉर्व कर लेगा। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. यानी कि कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन से भरे हुए खाद का इस्तेमाल करता है। ओके, In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constitution. Okay, यानी कि बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ साथ प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेता है ज़मीन में से। Plants can then synthesis components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. यानी कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्लांट्स अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी और न्यूट्रिएंट्स बनाता है जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि दूसरे भी कई तरह की प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स में, वो क्या होगी? देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब हमने देखा कि जो प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी प्रोसेस कर लेंगे, फूड बना लेंगे, लेकिन ऐसे भी कई प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो कैसे अपना खाना बनाएंगे? दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड। वो क्या करते हैं? अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म? वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि हम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स दूसरों पर अपना फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, वैसे ही ये जो प्लांट्स है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। ठीक है, दे यूज़ द हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या करते हैं? हीटेरोट्रॉफिक मोड यूज़ करते हैं, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहना अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए।
Look at the figure 1.5. Do you see yellow tubular structures twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta, यानी कि अमरबेल. It does not have chlorophyll. अब मैं आपको फिगर 1.5 दिखाती हूँ इस पेज पे. यहाँ पर ये जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये है अमरबेल की प्लांट. ठीक है, ये जो आपको जाले जाले जैसा एक पेड़ पर दिख रहा है वो है अमरबेल. उसमें क्या होता है, वो येलो कलर की होती है और उसमें क्लोरोफिल नहीं होता. तो आप वो अपना जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसे करेगी, हिट्रोट्रॉफिक मोड, यानी कि ये जिस पेड़ पर उगती है उस पेड़ से अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेती है. ठीक है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, यानी कि जिस पेड़ पर वो उगती है उस पेड़ को हम बोलेंगे होस्ट. ठीक है. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट. वो क्या करती है, डिपेंडेंट रहती है होस्ट पर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, अमरबेल को बोलेंगे हम पैरासाइट. एंड वो जिस पेड़ पर उगती है उस पेड़ को हम बोलेंगे होस्ट. Are we and the other animals also parasite for the plants? Yes, we are also parasite, क्योंकि हम भी डिपेंडेंट रहते हैं पेड़ पर यानी प्लांट्स पर अपने खाने के लिए. You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard plants that can eat animals? आपने कभी सुना है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं? There are few plants which can trap insects and digest them. ऐसे भी कुछ फ्यू यानी कि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं. इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर. ओके, वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है इसमें जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं. ओके, वो कैसे खाते हैं आपको समझाया गया है. द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. द एपेक्स ऑफ द लीफ form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. यानी कि द एपेक्स यानी कि ये जो पार्ट आपका यहाँ पे लीड यहाँ पे रहता है, ये एक थैली जैसा पार्ट होता है जिसके अंदर जब कोई इंसेक्ट जाता है, जिसके नज़दीक जाता है तो वो खुल जाता है, और जब इंसेक्ट उसके अंदर चला जाता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है और फिर प्लांट क्या करता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है. इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ओके, हेयर जैसी कोई रचना होती है उनके अंदर जो इंसेक्ट को डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ धकेलती है. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लीड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटेल्ड इनटू द हेयर. यानी कि वो क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर ताकि वो बाहर ना जा सके. दिस इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर. पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सेक्रेटेड होते हैं. जब भी इंसेक्ट उसके अंदर जाता है तो अपने आप ही डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसमें से और फिर क्या होता है, वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स. अब ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवरस प्लांट्स. इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल विच दे ग्रो? अब हम देखेंगे सेप्रोट्रॉफ्स. ओके, वो क्या होता है आपको यहाँ पे समझाया गया है. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट. यानी कि वेजिटेबल मार्केट में आप कभी जाओगे तो आपको मशरूम्स के पैकेट्स देखने को मिलेंगे. यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में यानी कि मानसून में आपको क्या दिखेगा, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस. ओके, वुड के ऊपर, लकड़े के ऊपर आपको ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे जो कि अम्ब्रेला की जैसे दिखते हैं. तो वो क्या होते हैं, मशरूम्स होते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव. अब मशरूम्स को कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो हम देखेंगे. ठीक है, आपको यहाँ फिगर 1.7 में दिखाया गया है मशरूम कैसे दिखते हैं वो.
एक्टिविटी 1.2 के ज़रिए हम समझते हैं कि ऐसे जो मशरूम्स या फिर कई और तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। ब्रेड को लेना है और पानी के ज़रिए भिगोना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। एक वार्म प्लेस पर उसको रख देना है। कितने दिन तक? 2-3 दिन तक रख देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them। ओके, फ्लफी पैचेस जब तक उनके ऊपर ना दिखने को मिले ग्रीन कलर के, तब तक उसे रख देना है। ठीक है, दिस पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। ओके, कोई भी कलर के ये पैचेस आपको देखने को मिलेंगे 2 या 3 दिन तक अगर आप ब्रेड को ऐसे ही रखोगे तो। ठीक है, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑफ और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, फिर आपको ऑब्जर्व करना है। आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया गया है फंगी। ओके, फंगस लग जाती है ब्रेड पर अगर वो आप 2-3 दिन तक रखोगे तो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब आपको नोटबुक में अपने ऑब्जर्वेशन लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। ओके, एक कॉटन लाइक यानी कि एक धागे जैसा जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, पूरी जो फंगस ब्रेड पर होगी वो। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। ओके, ये क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फंगी होता है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका अलग ही मोड होता है न्यूट्रिशन पाने के लिए। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव ज्यूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं? कोई भी मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर वो अपना डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन के रूप में। ओके, फिर वो क्या करेंगे? देन दे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर वो सॉल्यूशन में से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेड मैटर पर, डेड सब्सटेंस पर अपना डाइजेस्टिव जूस निकाल कर उसको कन्वर्ट कर देगा सॉल्यूशन में, फिर उसी सॉल्यूशन में से वो अपना खाना यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो ऐसे मोड को हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। फंगस अल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स, यानी कि आचार में या फिर लेदर के क्लोथ्स में भी वो ग्रो कर सकती है। एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर सो लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक अगर कोई भी चीज़ वैसी की वैसी पड़ी रहती है जैसे कि पिकल्स या फिर लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, उसमें भी वो फंगस ग्रो कर सकती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, यानी कि रेनी सीजन्स में ये जो फंगस होती है, मशरूम्स होते हैं, वो कई चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में भी कहीं कहीं पे फंगस देखने को मिलेगी रेनी सीजन में। द फंगल स्पॉर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, वो क्या होता है? एयर में प्रेजेंट होते हैं फंगल स्पॉर्स। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, यानी कि कोई भी वेट या भीगी चीज़ पर वो जब फंगस के स्पॉर जो हैं वो आ जाते हैं, लैंड करते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, फिर वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आपको क्या पता है कि हम ऐसे हमारी चीज़ों को बर्बाद होते हुए कैसे रोक सकते हैं? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर यानी कि घर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे बोलते हैं। सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, यानी कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसके अंदर भी कुछ कुछ फंगस रहती है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फंगस, यानी कि ट्री यानी कि प्लांट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं फंगस को। और रिटर्न में फंगस क्या देती है प्लांट्स को?
in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. फंगस प्लांट्स को क्या हेल्प करती हैं? वो ज़मीन के अंदर से मिनरल्स एंड वाटर को क्या करती हैं? ऑब्जर्व करने में प्लांट की हेल्प करती है. ओके, तो प्लांट ने क्या किया? अपना न्यूट्रिएंट्स दिया और फंगस ने क्या किया? उसको हेल्प की वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में से ऑब्जर्व करने के लिए. दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्री. In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम लिचन्स है, तो वो क्या होता है? एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है उसका, वो क्या होता है? फंगस. ओके, तो ये alga एंड फंगस जो है वो साथ में दे लिव टुगेदर. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. फंगस क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द alga. alga को फंगस क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. एंड alga जो है वो फंगस को क्या प्रोवाइड करेगी? alga प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस. alga में क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या करती है? क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है और अपना खाना बनाती है. तो वो खाना वो फंगस को प्रोवाइड करेगी. एंड फंगस क्या प्रोवाइड करेगा? alga को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में ज़मीन के अंदर फिर से न्यूट्रिएंट्स कैसे जा सकते हैं? हैव यू एवर सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, यानी कि आपने खेत में कभी फार्मर्स को खाद डालते हुए देखा है? और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स एंड इन द पॉट्स, यानी कि हम पॉट्स में भी खाद डाल सकते हैं. ओके, डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल? क्यों वो खाद डालते हैं ज़मीन के अंदर? You learned that the plants absorb minerals, nutrients from the soil. Plants क्या करते हैं? minerals and water को absorb करते हैं ज़मीन में से. So their amounts in the soil keeps on declining. यानी कि जो soil में से वो observe करते हैं plants, water and minerals, तो उसका जो उसकी मात्रा जो है वो कम होती जाती है ज़मीन में से. अब जब farmers जो हैं वो खाद डालेंगे ज़मीन में, खाद में क्या होगा? ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन. तो क्या होगा? सॉइल के अंदर फिर से वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे. ठीक है. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. वो टाइम टू टाइम खाद को डालना ज़रूरी होता है क्योंकि सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की ज़रूरत होती है. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फाइंड आउट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम उस हिसाब से ज़मीन में खाद डाल सकते हैं. यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स. ओके, प्लांट्स को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन डालना चाहिए. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यानी कि हार्वेस्ट के बाद जो है वो क्या होता है? उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. ओके, though the nitrogen gas is available in the plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नाइट्रोजन ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो वो कहाँ से उसको नाइट्रोजन को लेंगे? वो ज़मीन में से ऑब्जर्व करेंगे नाइट्रोजन को. इसीलिए ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन से भरपूर खाद डालना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है. ओके, they need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form. एक बैक्टीरिया होता है रिजोबियम नाम का, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में. बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन वो बैक्टीरिया जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन. तो वो क्या करता है? उसी प्लांट के रूट्स में रहता है और उस प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके ज़रिए अपना खाना लेता है. मोस्ट ऑफ द दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम leguminous plants. In return,
प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, तो रिटर्न में प्लांट्स क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को. They have a symbiotic relationship. This association sign is of a great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. ऐसे जो प्लांट्स अगर किसी ज़मीन में ग्रो करते हैं तो खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहती. In this chapter you will learn that most of the plants are autotrophs. ओके आपने देखा कि कई सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स एडॉप्ट देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सेफ्रोट्रॉफिक. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है आपकी साइंस की नोटबुक में.